गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? हम आपके साथ इसलिए हैं क्योंकि ओमिक्रॉन जो है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन हमारे देश में लगातार बढ़ता जा रहा है और इसने अब अर्धशतक पूरा कर लिया है। जी हाँ, 53 मामले हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में 6 मामले सामने आ चुके हैं। मैं अगर आप आज्ञा दें तो जल्दी से बता देते हैं। दिल्ली में 6, बाकी राज्यों में महाराष्ट्र में 20, कर्नाटक में 3, गुजरात में 4, केरल, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश में एक मामला सामने आ चुका है। ये गंभीर बात है और गंभीर बात इसलिए है कि अब तक कुल 53 मामले सामने आ चुके हैं। सभी वो लोग जो साउथ अफ्रीका से आए हैं या कुछ अन्य देशों से, अफ्रीकन कंट्रीज से आए हैं, जब उनका टेस्ट किया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनका सैंपल भेजा गया तो पॉजिटिव पाए गए। देखिए, दुनिया में ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो अब तक हो चुके हैं 2936 और ये लगातार बढ़ रहा है। डेनमार्क जैसा छोटा सा देश जहां पर लगभग 796 केस अब तक सामने आ चुके हैं। ये दक्षिण अफ्रीका जहां से फैला है वहां पर 431 हैं। यूके में पहली मौत 817 हैं, लेकिन पहली मौत यूके में हो चुकी है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है। तो 2936 ये खतरनाक है और इसमें हमारा देश भी है। जिम्बाब्वे में 50, पुर्तगाल में 37, डेनमार्क में 796, फ्रांस में भी काफ़ी तेज़ी से ये अपने पैर पसार रहा है। हमें बचना होगा। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, कनाडा, अमेरिका, ये वो तमाम देश हैं और हमारा देश जिम्बाब्वे में 50 और हम 53 पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारी संवाददाता मिलन हमारे साथ हैं, जो मिलन लगातार रिपोर्टिंग कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, डॉक्टर से बात कर रही हैं। मिलन की बहुत सारी रिपोर्ट्स हमें इस तरह की मिली हैं जिसमें मिलन ने ये आगाह भी किया है कि हमें समझ जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर आशीष जायसवाल हैं जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। लेकिन बॉम्बे से इस वक्त मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है और मुंबई की बड़ी खबर ये है, हम आपको जल्दी से स्क्रीन पर वो खबर दिखा दें। ये थोड़ी सी परेशान करने वाली खबर है और मुंबई की ये खबर इसलिए परेशान करने वाली कि बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इनके सैंपल्स भेज दिए गए हैं और ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये एक लेडीज़ पार्टी की तस्वीर है। करण जौहर की एक पार्टी हुई थी जिसमें ये सब शामिल हुई थी और इसमें करीना कपूर जो है वो पॉजिटिव हैं। उसके अलावा 2-4 नाम और हैं, वो मिलन बताएंगी। और क्यों ना मिलन आप ही हमें बताएं कि वो कौन कौन से बॉलीवुड स्टार्स हैं जो करण जौहर की पार्टी में मौजूद थे। लेकिन मिलन के अलावा सौरभ वक्तानिया इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सौरभ बताइए, क्योंकि बीएमसी ने कड़ा फैसला लेते हुए सौरभ करीना कपूर के घर को सील कर दिया था और उन सभी लोगों से टेस्ट करवाने को कहा था। वो कौन कौन लोग हैं जिनके टेस्ट हो चुके हैं, वो कौन कौन लोग हैं जो खतरे में हैं? सौरभ। सबसे पहले तो बीएमसी ने अलग अलग टीमें बनाई क्योंकि ये आम लोग नहीं है, ये एक बड़े सेलिब्रिटी है, ये एक पब्लिक फिगर है। 8 दिसंबर के बाद जब ये पार्टी हुई, जो गेट टुगेदर हुआ करण जौहर के घर पर, उसके बाद ये कई अन्य जगह पर गए थे, कुछ इवेंट्स में भी शामिल हुए थे और साथ ही कुछ लोगों से भी मिले थे। इसलिए उन सब का कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो करीना कपूर के घर को और अमृता के घर को बीएमसी ने सील किया। वहां पर घर के बाहर यानी कि बिल्डिंग के बाहर एक बैनर भी लगा है। बैनर में ये लिखा है कि इस बिल्डिंग में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव आया है और सारे बिल्डिंग मेंबर्स को अब अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कराना चाहिए और इसी के चलते इस पूरे बिल्डिंग को सील किया जा रहा है। बीएमसी की एक और टीम वहां पर पहुंची जिन्होंने पूरे बिल्डिंग प्रीमाइसेस को अंदर और बाहर से सैनिटाइज किया। जो बीएमसी की टीम थी वो करीना के घर के अंदर भी सैनिटाइजेशन का काम करना चाहती थी लेकिन उसकी अनुमति नहीं मिली। दूसरी अगर जो बात करूं तो बीएमसी ने 15 लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो कि बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। उनका आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया है और अब उनकी रिपोर्ट्स अवेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट, करीना कपूर, अमृता अरोड़ा, सीमा खान
और महीप कपूर अब तक इस पूरे मामले में पॉजिटिव आए हैं और इनके जो क्लोज कांटेक्ट है उनकी तलाश की जा रही है, उनका भी आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा। आज हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम उनके घर भी पहुंची, उनके पूरे जितने भी स्टाफ है जो उनके घर में काम करते हैं सबका आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया। दूसरी मैं आपको बात बता दूं कि उनके बिल्डिंग में जितने भी लोग काम करते हैं, जैसे क्लीनिंग स्टाफ हो, हाउसकीपिंग स्टाफ हो या सिक्योरिटी गार्ड हो, उन सब का आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराया गया है। एक अलग से बीएमसी की टीम बनाई गई है जो कि इस पूरे मामले में कांटेक्ट ट्रेसिंग की जांच कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक पब्लिक फिगर है, सेलिब्रिटीज है, कई लोगों को और मिल सकते हैं, इसलिए उन सब का कांटेक्ट ट्रेसिंग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसलिए एक अलग से टीम बनाई गई है। जहां तक ओमाइक्रॉन वायरस की ओमाइक्रॉन वेरिएंट का सवाल है तो बीएमसी का कहना है कि इनमें से किसी का भी जो है फॉरेन का ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, इसलिए फिलहाल इनके सैंपल्स को आगे ओमाइक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए नहीं भेजा जा रहा है। लेकिन उनकी आगे की जांच में अगर कहीं से भी कुछ ऐसा लगता है कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट के लिए इनकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद सौरभ, बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी है और आप बता रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार जो है बहुत सचेत है, सतर्क है और बढ़िया काम कर रही है। बीएमसी भी सख्त एक्शन ले रही है और करीना कपूर, अमृता के अगर फ्लैट को सील किया गया है तो ये बड़ी बात है। लेकिन देश भर में क्या स्थिति है मिलन? किस तरह से ओमिक्रॉन धीरे धीरे सही लेकिन तेजी से बढ़ रहा है? और मिलन, क्या हम ये माने कि ये जितने बॉलीवुड एक्टर्स पॉजिटिव पाए गए हैं ये कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ही हो, ओमिक्रॉन ना हो, या अभी हमें जीनोम सीक्वेंसिंग के रिपोर्ट का मिलन इंतजार करना होगा? जी देखिए सही, जिस तरीके से इस वक्त केसेस बढ़ते जा रहे हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस पाए भी गए हैं और इसी के चलते वीकेंड में मुंबई में सेक्शन 144 भी लगाया गया था। लेकिन मुंबई में फिर भी हम देख रहे हैं पार्टीज चल रही हैं, लोग इंटरमिंगलिंग कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं और जिस तरीके से करीना कपूर और उनके दोस्तों का नाम सामने आया है जिन्होंने टेस्ट करवाया था और 2 दिन पहले पॉजिटिव हुए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ये लोग क्या इंटरनेशनल ट्रैवलर्स से कांटेक्ट में थे और या नहीं थे, इनमें किस तरीके का वेरिएंट है इस वक्त, इसीलिए इनके जो सैंपल्स हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, वो ट्रैवल भी करते हैं, वापस आते हैं, किन लोगों से इनका कांटेक्ट रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना और उससे पता चलेगा कि ये वेरिएंट कौन सा था। पर विशेषज्ञों का जैसे कहना है कि अभी भी डेल्टा वेरिएंट के ज्यादा केसेस भारत में सामने आ रहे हैं और ओमिक्रॉन के धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि एक हाफ सेंचुरी हम क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों में चिंताजनक होगा क्योंकि ओमिक्रॉन का वेरिएंट बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, जल्दी स्प्रेड होता है। फिलहाल इंडिया में तो माइल्ड केसेस दिख रहे हैं, लेकिन यूके में जो डेथ हुई है जिस इंसान में ओमिक्रॉन का वेरिएंट था, वो थोड़ी सी चिंता जगा रहा है। ये बहुत खतरनाक भी है मिलन, जिस तरह से एक डेथ हुई, खुद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आगे आकर कहा। मिलन, आप हमारे साथ रहिए, हम आपसे और बात करेंगे। डॉक्टर जायसवाल क्योंकि हमारे साथ हैं। डॉक्टर जायसवाल, हमारी गवर्नमेंट्स अलर्ट हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम लोगों की क्या जिम्मेदारी है? हम ओमिक्रॉन को फैलने से कैसे रोकें? देश की आम जनता, उसके लिए एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते आपकी क्या सलाह है सर? देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो R0 वैल्यू है, जो इस ओमिक्रॉन की R0 वैल्यू जो साउथ अफ्रीका में 12 पहुंच गई थी, जो कि यूके में अभी जो ये वैल्यू है वो 6 के आसपास हो गई। मतलब एक वायरस 6 लोगों को मिनिमम इन्फेक्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि ये बहुत ही इन्फेक्टिव वायरस है और ये 10 टाइम्स मोर इन्फेक्टिव डेल्टा वेरिएंट से है। अगर हम पूल की बात करें कि जो यूके की अगर बात करें तो वहां पे 40% जो पेशेंट हैं उनमें जो वायरल का जो पूल आ रहा है वो ओमिक्रॉन आ रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि 20 दिनों में 24 नवंबर से आज की 14 तारीख के 20 दिनों के भीतर ये वायरस अफ्रीका से निकल के यूके पहुंच के और एक प्रिडोमिनेंट पूल 40% जो वायरस स्ट्रेन बना रहा है। इसका मतलब है कि बहुत इन्फेक्टिव वायरस है, बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन रेट है, जो मॉर्बिडिटी या मॉर्टेलिटी, वो बहुत कम है। जो केवल एक डेथ अभी यूके में हुई है वो भी एक
मल्टी ऑर्गन फेलियर, उसमें ओमिक्रॉन इन्फेक्टेड था, बट दैट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन। तो इसलिए एक अच्छी बात भी है और एक खराब बात भी है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे जो गार्ड्स है, हमें वो गार्ड्स को लोअर डाउन नहीं करना है। यानी जो हम लोग अपना सैनिटाइजेशन था, जो हम लोग मास्क का यूज था, ओपन प्लेसेस में जाएं, बहुत ज्यादा क्लोज प्लेसेस में मत जाएं, पार्टी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हो अभी फॉर सम टाइम। ये सब चीजें हैं, इनका हमें पूरा का पूरा फायदा ध्यान रखना पड़ेगा। वेंटिलेशन में रहे, जहाँ पे ज्यादा रूम में एयर स्प्रेड हो वहां जाएं। अब इसमें क्वेश्चन आता है क्या बच्चों को स्कूल भेजें? तो आजकल जो भी स्कूल में बच्चों में आजकल जो ऑफलाइन क्लासेस हो रही है, तो बहुत ही कम बच्चे जा रहे हैं, या जो वो स्कूल सारी प्रिकॉशन लेता है। तो अगर जहां भी अगर हम जाना पड़ रहा है तो सारी प्रिकॉशन लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वायरल हो रहा है या आपका कोई भी कॉन्टैक्ट इसलिए है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने को खुद सेल्फ आइसोलेट करें, खुद टेस्ट करें। बिकॉज हमने पहले भी देखा है कि जितना हम अपने लिए खुद कर पाएंगे, तो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकती। तो अपना लिए करें, वो अल्टीमेटली सोशल हो या और या फिर गवर्नमेंट के लिए फायदा करेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसका सब लोग ये बोलते हैं कि भाई क्या वैक्सीन वाले लोगों को भी हो रहा है, पैनिक हो रहे हैं सब लोग, अरे वैक्सीन लगी फिर भी ओमिक्रॉन हो रहा है, अब क्या होगा? तो मैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो वरी मत करें, क्योंकि वैक्सीन की ना दो चीजें होती है। एक वैक्सीन जब हम लगाते हैं, एक तो एंटीबॉडी रेस्पॉन्स आता है, और जो दूसरा है टी सेल के थ्रू मेमोरी सेल में रेस्पॉन्स, जो लंबे समय तक पड़ा रहता है। मान लो अगर आपकी एंटीबॉडी कम भी हो रही है, जैसा कि रिसर्च में आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो टी सेल है वो हेल्प नहीं करेगा, और जितनी भी कॉम्प्लिकेशन या जो घातक चीजें हैं वो टी सेल ही प्रिवेंट करता है। ये घबराए मत, पैनिक मत हो। जो हमारे गार्ड्स हैं, जो हमारी सेफ्टी जो हम लोग करते हैं, उनको और स्ट्रिंजेंट फॉलो करें, और अपने प्रति, समाज के प्रति ज्यादा तरीके जागरूक बने, और अपनी टेस्टिंग कराएं और अपने को खुद आइसोलेट करें। देखिए जब भीलवाड़ा मॉडल जब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तब भी हमने क्या किया था? तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट थी: टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट। यानी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग या ट्रैकिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा अभी बीएमसी कर रहा है या हमको भी कर, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट हो, फटाक से टेस्ट करके देखो, जरा वायरल हो अपने को आइसोलेट करो, टेस्ट करो, और जैसे जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी ट्रीटमेंट है उसको फटाफट लें। ठीक है डॉक्टर जायसवाल, हम बहुत सारे सवाल मन में आ रहे हैं सर, सब आपसे पूछेंगे, लेकिन मिलन क्या ये सच्चाई है कि जैसे ही ओमिक्रॉन के केसेस हमारे देश में आने शुरू हुए, वैसे ही कोरोना बढ़ना भी शुरू हुआ है? अब चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, हर जगह से हमें खबरें मिल रही कि कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं अचानक से। इसमें कितनी सच्चाई है और ये कितना खतरनाक भी है मिलन? जो देखिए सईद, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मैं बता दूं, जहां पर हमारे जो पिछले हफ्ते केसेस 8,000 तक आ रहे थे, आज 5,400 कुछ केसेस रिपोर्ट तो कम हो गए इसका मतलब मिलन? तो उनमें से जी बिल्कुल, ये तो राहत की बात हुई मिलन, ये तो अच्छी बात है। कितना ओमिक्रॉन है, बिल्कुल 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 तो सही, ये राहत की बात है। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि केसेस कम हो रहे हैं, और हम अगर अलग अलग राज्यों को देख रहे हैं, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो फिर हमें लग रहा है कि शायद हम अगर कलेक्टिवली बात करें, टोटल संख्या देश में पिछले 24 घंटे में जो पॉजिटिव लोगों की मिलन देखें तो वो कम हो रही है, और ये राहत की बात है। इसे प्लीज एलोबरेट कीजिए। बिल्कुल सही, ये राहत की बात है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ओमिक्रॉन की और हम बात करते हैं बाकी देशों की, वहां पर क्या हो रहा है, और जब हम भारत की बात करते हैं, उसकी तुलना में भारत में इस वक्त अगर 5,400 या 6,000 केसेस भी आ रहे हैं तो वो एक राहत की बात है। जहां पर ब्रिटेन में हम देख रहे हैं कि अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम ओमिक्रॉन के 1 लाख केसेस दिसंबर के अंत तक आ सकते हैं। अभी भी 70,000 से ज्यादा ओमिक्रॉन से मौतें हो सकती हैं वहां पर। बहुत ज्यादा अलार्मिस्ट ये सारे प्रिडिक्शंस हैं और मॉडलिंग पे बेस्ड हैं। जब मॉडलिंग की जाती है किसी भी वायरेंट के मूवमेंट की, तो उसमें एक प्रिडिक्शन किया जाता है और उसका असेसमेंट किया जाता है कि वहां की जो जनता है क्या वो सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेगी या नहीं करेगी। और ऐसा जो मॉडलिंग प्रोजेक्शन है साउथ अफ्रीका में भी किया गया, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उनका R0 वैल्यू बहुत हाई है। हाँ, ये बात सही है कि ओमिक्रॉन का R0 वैल्यू हाई है, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि हमारी वैक्सीनेशन प्रोसेस कब शुरू हुई थी। ब्रिटेन की अगर बात करें तो मैं आपको याद दिला दूं कि उन्होंने दिसंबर 2020 में ही वैक्सीनेशन देना शुरू कर दिया था, और तब से अब तक लेकर विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि वैक्सीन लगाने के कुछ महीनों बाद कम से कम इम्यूनिटी कम भी होने लगती है।
तो क्या ये ऐसे लोग हैं जिनको री इन्फेक्शन हो रहा है जो ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट हो रहे हैं, या फिर ये ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लगाकर इन्फेक्ट हो रहे हैं? उसमें थोड़ा अंतर है, एक ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होता है और एक री इन्फेक्शन होता है। और प्रॉब्लम ये भी है कि इस देश ने तो बूस्टर लगाने भी शुरू कर दिए थे जी। तो सवाल ये भी उठता है कि अगर आप बूस्टर भी दे रहे थे बुजुर्गों को, तब भी आपके देश में अगर ओमिक्रॉन इतनी बुरी तरीके से कहर मचा रहा है, तो क्या कारण है कि ऐसे विकसित देशों में वैक्सीनेशन में जो हमसे आगे रहे वहां पर भी ये ओमिक्रॉन फैल रहा है? और भारत में इस वक्त मैं कहूं कि ये अच्छी खबर ही है, क्योंकि स्थिति कहीं ना कहीं नियंत्रण में है और ज्यादातर लोग अपनी वैक्सीनेशन ले, इस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है इस वक्त। ठीक है मिलन, हम दोबारा आते हैं आपके पास। डॉक्टर जायसवाल, डॉक्टर साहब, अगर कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं और 5-5.5 हज़ार तक आ गए हैं तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है, लेकिन ओमिक्रॉन जो बढ़ रहा है 53 तक पहुंच चुका है, ये कितना बड़ा खतरा है? और क्या अब हमें सिर्फ ओमिक्रॉन से लड़ना है, या ये जो अपना रूप बदल रहा है, ये जो म्यूटेट हो रहा है, वो ज्यादा खतरनाक है और ये एक अदृश्य खतरा है, जैसे डेल्टा के रूप में कोरोना ने सेकेंड वेव में जबरदस्त तबाही मचाई थी? डॉक्टर जायसवाल, यहाँ पे दो बातें बहुत समझनी पड़ेगी कि ये जो इन्फेक्शन ओमिक्रॉन का है, ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन नहीं ना, ये री इन्फेक्शन है। जो ये वेरिएंट है, बिकॉज उसमें 60 से ज्यादा म्यूटेशन है और ये बहुत जल्दी से जल्दी अपनी इम्यून सिस्टम को इवेट करने की क्षमता रखता है और ये री इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी वैक्सीन हम देते हैं, तो वैक्सीन से कभी भी वायरस ट्रांसमिशन नहीं रुकता है। ये कोई भी वैक्सीन हम नाक में नहीं दे रहे या माउथ में नहीं दे रहे, ये वैक्सीन हम लोग सीधे आईएम इंजेक्शन लगाते हैं। सो जो वैक्सीन हम लोग इस तरीके से लगाते हैं वो स्प्रेड को नहीं रोक सकती। स्प्रेड को रोकने के लिए तो हमें सोशल वैक्सीन का ही फायदा करना पड़ेगा, उसी का सहारा लेना पड़ेगा। यानी जो इन्फेक्शन अभी इतने बढ़ रहे हैं, ये जो इन्फेक्शन है ये री इन्फेक्शन है, ना कि ब्रेक थ्रू। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने पूछा कि अभी केसेस तो 53 हैं, बाहर कितने केसेस बन रहे हैं, तो क्या हमारी इम्यूनिटी अच्छी है? तो ये कहना गलत है। अभी हम लोग प्रिलिमिनरी स्टेजेस में अभी हम लोग हैं। आपको ध्यान हो जब पहले भी स्टार्ट हुई थी, पिछले साल जब डेल्टा की भी स्टार्ट हो रही थी, तब भी ऐसा था, हमारे पास केस आ रहे थे और सर्च इतनी जल्दी आता है। और इंडिया के लिए ये एक पॉइंट थोड़ा निगेटिव जाता है, बिकॉज हम लोग इतना क्राउडेड पॉपुलेशन है, इतनी क्राउडेड हम लोग रहते हैं, तो अगर जब भी कभी ये बम फूटेगा तो ये विकराल रूप लेगा, बिकॉज हमारी पॉल्यूशन ज्यादा है और पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। यानी इसको आप इसको ऐसे वेलकम मत लें कि अभी तो हमारे केसेस भी कम हो रहे हैं। जब ये केसेस बढ़ेंगे तो ये केसेस भी सीधे लैक्स में बढ़ेंगे। सो इसलिए हम लोग को बहुत पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। हमें जो हमारे गार्ड्स हैं उसको रेगुलर करना चाहिए। जिन बंदों ने फर्स्ट वैक्सीन ली फटाफट फर्स्ट ले, जिन्होंने सेकंड ली वो अपनी सेकंड ले, और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बंदे हैं वो सबसे पहले अपना वैक्सीनेशन पूरा करें, क्योंकि आपको नहीं पता आगे चलते इसमें कोई सेकंड म्यूटेशन हो जाए। जैसे आपने देखा था पहले डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया था, जो कि और फैटल हो गया था कर्नाटका और वहां पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अभी डिजीज डायनेमिक्स के बारे में बहुत कम पता है, इसके कॉम्प्लिकेशन रेट्स के बारे में बहुत कम पता है। इसे जब तक पूरा डाटा ना जाए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कितना जीनोमिक सैंपलिंग करते हैं। हमारे पास कोई भी आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं ना जो डायरेक्टली वायरस को बता दे कि ये ओमिक्रॉन है। ये बताता है कि कोविड-19 है, पर ये नहीं बताता कि ओमिक्रॉन है। यानी सबसे पहले तो ऐसा आरटीपीसीआर डिवाइस किया जाए, उसको प्रचलन में लाया जाए, जो ओमिक्रॉन को उसी समय 4-5 घंटे में पता लगाए। या जीनोमिक सैंपलिंग जो हम लोग कर रहे हैं वो हमें बहुत बहुत करनी पड़ेगी, तभी हम समझ पाएंगे कि हमारी पॉपुलेशन में कितना ओमिक्रॉन आ गया है। जो नंबर 53-40 नंबर से ये नंबर मिसनोमर है मेरे ख्याल से। अभी इन पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, नंबर पर ध्यान ना देकर हम बचाव के उपाय करें। और ओमिक्रॉन, ये तो सच्चाई है कि दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। 63 देश अब हो चुके हैं जहां पर ये पांव पसार चुका है। हमारे देश में 53। डॉक्टर जायसवाल ज़रूर कह रहे हैं मिलन कि नंबर पर आप ध्यान मत दीजिए, लेकिन नंबर ये भी सच्चाई है डॉक्टर जायसवाल और मिलन कि ये नंबर लगातार बढ़ रहे हैं। एक बहुत बड़ी डिमांड जो मांग हो रही है मिलन, वो ये हो रही है कि ट्रैवल बैन, और ख़ास तौर से साउथ अफ्रीका और वो जो ओमिक्रॉन से ज़्यादा प्रभावित देश हैं वहाँ से ट्रैवल बैन किया जाए। लेकिन ट्रैवल बैन अगर नहीं हो रहा है तो हम अपने आसपास किस तरह से ख्याल रखें, और सरकार इस दिशा में क्या सोच रही है? क्या आपकी कोई सरकारी अधिकारियों से, स्वास्थ्य हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से कोई बात हो पाई है, कोई जानकारी आपको मिल पाई है मिलन?
देखिए सईद, जहां तक ट्रैवल बैन की बात है तो भारत सरकार इसके विरोध में रही है, क्योंकि एक तरीके से देखा गया कि जब ये वेरिएंट साउथ अफ्रीका में पाया गया, और मैं बता दूं कि इसको मिले बस अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं साउथ अफ्रीका से। जैसे ही साउथ अफ्रीका सरकार ने पूरी देश को बताया कि हमारे यहाँ पर ये वेरिएंट मिल गया है, एक तरीके से उनके साथ ज्यादती करने लग गए विकसित देश जैसे अमेरिका हो या ब्रिटेन हो या बाकी यूरोप के देश हो जिन्होंने ट्रैवल बैन लगाया। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जिस वक्त चाइना में ये वायरस मिला था वुहान में, उस वक्त भी ऐसे देशों ने और ना ही WHO ने चाइना पर कोई भी तरीके का ट्रैवल बैन नहीं लगाया था। 30 जनवरी के बाद से जब WHO ने अनाउंस किया था कि हाँ अब एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी आ गई है, आपातकालीन स्थिति है हेल्थ को लेकर, उसके बाद ही लोगों ने इंटरनेशनल ट्रैवल अपने अपने तरीके से बैन किया। तो एक तरीके से जहां पर हम सरकार से लगातार बात करते रहते हैं इस बारे में, उनका यही कहना है कि साउथ अफ्रीका को इस तरीके से अलग कर देना, क्योंकि उन्होंने एक वेरिएंट ढूंढा, ये गलत है, इसीलिए इंटरनेशनल ट्रैवल बैन नहीं लगाया जा रहा है। कुछ विशेषज्ञों से बात करने पर यह भी पता चला कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था सईद, ये पहले ही यूरोप के कुछ ऐसे देशों में देखा गया था साउथ अफ्रीका में मिलने से पहले, जैसे कि डेनमार्क, वहां पर ये वेरिएंट पहले ही देखा गया था, एक और देश में यूरोप में देखा गया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में मिला तो वहीं से ओरिजिनेट हुआ, और ये एक मूल कारण है इसकी वजह से भारत ट्रैवल में इंटरनेशनल बैन साउथ अफ्रीका को लेकर स्पेशली नहीं लगा रहा है। लेकिन जैसे ही भारत को पता चला कि ये वेरिएंट आया है, काफी ऐसे निर्णय लिए गए भारत सरकार द्वारा, टेस्टिंग और स्क्रीनिंग शुरू हुई एयरपोर्ट्स पे दोबारा से, और बहुत ही कड़ी टेस्टिंग, इतना कि हमारी काफी रिपोर्ट्स आज तक में दिखा रही थी कि बहुत सारे घंटे लग रहे थे लोगों को एयरपोर्ट से एंटर और एग्जिट करने में, और विदाउट नेगेटिव कोविड टेस्ट रिपोर्ट वहां से जाने भी नहीं बाहर दिया जा रहा था। वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी लोगों को RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ रहा है। मुझे लगता है ये एक ही तरीका है इस वक्त हमारी इकोनॉमी को और हमारी बिजनेसेस को खुला रखने का, और ताकि इकोनॉमी चलती रहे। अगर आप ट्रैवल बैन कर देंगे तो इस पे आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है, और इसके फेवर में कोई भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स बैन कर दी जाए, तो ये एक इंटरनेशनल रेपरकशंस वाला डिसीजन है जो भारत सरकार इतनी जल्दी नहीं ले सकती। और भारत सरकार साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को अपना जो रिलेशंस हैं दोनों के बहुत अच्छे हैं, और इतनी सी बात को लेकर रिलेशंस खराब भी नहीं किए जा सकते, इसीलिए भारत ने इंटरनेशनल ट्रैवल बैन नहीं किया। लेकिन मैं बता दूं कि वो कंट्रीज, वो नेशंस जिन्होंने ट्रैवल बैन किया, वहां भी इस वक्त ओमिक्रॉन मिला है, और वहां भी ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। तो इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि आप ट्रैवल बैन करेंगे और आपको अपने देश में वेरिएंट नहीं मिलेगा। सही, ये आप ठीक कह रही हैं मिलन, क्योंकि सेकेंड वेव में हम देख चुके हैं, जब लॉकडाउन लगा था तो हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ा, हमारे कारोबारी कितना परेशान हुए, लोगों की नौकरी गई, मजदूरों को बहुत बुरी स्थिति में हमने देखा। लेकिन डॉक्टर जायसवाल, इतना सब कुछ सहने के बाद हमें ऐसा लगता है डॉक्टर जायसवाल कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसा नहीं है कि सेकेंड वेव में प्रभावित ना हुआ। या तो उसके अपने घर का कोई गया, या अपना दोस्त यार, जान पहचान, परिवार, रिश्तेदारों में से कोई ना कोई गया। इतना बड़ा खतरा झेलने के बाद, इतना ज़्यादा दुख उठाने के बाद भी डॉक्टर जायसवाल, आपको क्या लगता है कि हम इतने लापरवाह हैं? आज भी शादियां हो रही हैं, आज भी पार्टीज हो रही हैं, मॉल्स भरे पड़े हैं, मार्केट्स भरे पड़े हैं, हम लोगों से मिलजुल रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, कोई कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। ये लापरवाही का कारण क्या है डॉक्टर जायसवाल, और ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, नो डाउट ये लापरवाही तो हो ही रही है कि आप जो भी पार्टीज, इतनी ज्यादा पार्टीज हो रही है, क्लोजली इनेटेड लोग की पार्टीज हो रही है, सब लोग, तो ये गलत है। और जब ये थ्रेट आपके सामने दिख रहा है तो इस चीज को भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग अब ये बोलने लग गए हैं कि जो ये वायरस ये अब एंडेमिक हो जाएगा, मतलब ये हम लोगों के बीच में ही रहने वाला, ये कहीं जाने वाला नहीं ना, रह रह के इसकी वेव्स आती रहेंगी, म्यूटेशंस होते रहेंगे, नए वेरिएंट्स आते रहेंगे।
तो शायद इसको ना कुछ हम लोग इसको फटीग भी बोलते हैं, सोशल फटीग का एक शब्द हम लोग यूज करते हैं कि अब क्या, तो शायद लोग उसी में फ्लो कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। और अभी के समय में तो बहुत बहुत जरूरी है, जब अभी न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, जब बहुत ज्यादा पार्टियां होती है ठंडक में, सब में, तो अब तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसको फॉलो करें। सो ये नो डाउट ये सोशल फैटीग या जो उसके कारण लोग ज्यादा कर रहे हैं, पर लापरवाही कोई सोल्यूशन नहीं ना, और हम लोग अधिक मुसीबत में पड़ सकते हैं अगर हम लोगों ने अभी लापरवाही की, क्योंकि ये वायरस और ज्यादा ट्रांसमिसिबल वायरस है और अभी इस वायरस के बारे में बहुत सारा डाटा आना बाकी है। जहां तक बात है कि वायरस के स्प्रेड की बात है, तो अगर आप पहला कोविड-19 की पहली स्टेट के बारे में देखेंगे, चाइना में वुहान में स्टार्ट हुआ, विद इन 1 मंथ आप देखिए इस रिस्ट्रिक्शन के बाद भी पूरा यूके में आग लग गई थी, फ्रांस में आग लग गई थी, कितने लोग वहां मरने लग गए थे। तो केवल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन करके हम इसको नहीं कर सकते, हमें जो हमारे गार्ड्स है हमें उन्हीं गार्ड्स को अपने साथ रखना है, तभी हम अपनी फैमिली को इस चीज से बचा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो सोशल वैक्सीन जो हम लोग बहुत पहले बोलते आ रहे हैं, उसका पूरा 100% अपने लोगों को इसका करना चाहिए और उसको अपने के अंदर पालन करना चाहिए। हमने पहले भी बोला, मास्क शुड बी आवर फैशन एंड डिस्टेंसिंग शुड बी आवर एटीट्यूड। जब तक हम ये चीज नहीं लाएंगे तब तक हम ऐसे ही परेशान होते रहेंगे और नई स्ट्रेन से हम लोगों को प्रॉब्लम होती रहेगी। बिल्कुल डॉक्टर जायसवाल। मिलन ये जो लापरवाही है, क्योंकि आप फील्ड में निकल रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं, रिपोर्टिंग कर रही हैं, क्या अब इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है मिलन की सरकार की तरफ से कोई जागरूकता अभियान चलाया जाए, या आप और हम खुद आगे बढ़कर सेल्फ लॉकडाउन लगाएं, अपना ख्याल रखें, पार्टीज में ना जाएं, शादियों में ना जाएं, और ये लोगों की लापरवाही जो इतनी ज़्यादा दिखाई दे रही है मिलन, इसका कोई कारण आपको नज़र आ रहा है? डर क्यों नहीं रहे हैं हम? ने पूछा है वो यही दर्शाता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं नियंत्रण अपने आप पर, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम बाहर जाते हैं या शादियों या पार्टियों में जाते हैं, हम मास्क नहीं पहनते हैं। एक डेटा जो भारत सरकार ने दिखाया था, उन्होंने ये कहा था कि दूसरी लहर के आने से पहले से लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया था, और ये हुआ था मार्च के महीने में इसी साल में। और जैसे जैसे मास्क लगाने बंद हुए वैसे वैसे केसेस बढ़ते गए और हमने दूसरी लहर का कहर देखा भारत में। और अब भी हम उसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं जहां पर दिसंबर के महीने में भारत सरकार कह रही है कि मास्क कंप्लायंस जिसको कहते हैं वो बहुत गिर चुका है, और ये एक चिंताजनक बात है। क्योंकि मैं दोबारा आपसे कहना चाहूंगी, विशेषज्ञ बहुत बारी कह चुके हैं, वैक्सीन लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा, आपको कोरोना होगा, लेकिन वो माइल्ड कोरोना होगा। तो आपको वैक्सीनेशन लगाना भी बहुत जरूरी है। जो भारत सरकार के आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग सईद हमें ये भी मालूम है कि कम से कम 10 करोड़ लोगों को अभी तक भी भारत में पहली वैक्सीन की डोज नहीं लगी है, और कम से कम 40 करोड़ लोगों को दूसरी डोज नहीं लगी है। तो ये बहुत जरूरी है कि डबल वैक्सीन लें और जल्दी लें, ताकि एटलीस्ट जो इन्फेक्शन हो वो माइल्ड हो। इसी को कहते हैं कोरोना के साथ रहना, जिसको हम कहते हैं कि कोरोना के साथ जीना है, तो इसी को हम कहते हैं कोरोना के साथ जीना। अपना बचाव खुद करना पड़ेगा। सईद मिलन, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप है और काफ़ी बड़ी बात आपने कही कि कोरोना के साथ हमें जीना सीखना होगा। डॉक्टर जायसवाल ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, आगाह किया है, हमें सतर्क रहने के लिए कहा है। मिलन, क्योंकि देखिए रिपोर्टिंग कर रही हैं, जा रही हैं, वो सच्चाई और हकीकत बता रही हैं। अगर हम नहीं डरे, घबराना नहीं है, लेकिन ख्याल तो रखना है, डरना तो है। हम सिर्फ ये निवेदन दोस्तों आपसे कर सकते हैं कि कुछ दिनों के लिए शादी ब्याह में जाना छोड़ दीजिए। जो शादी ब्याह कर रहे हैं, जिनके घर में है, वो कम से कम लोगों को बुलाएं, सादगी से करें। इसका हर तरह से फ़ायदा है। हम कोरोना से भी बच पाएंगे, खर्च भी कम होगा, एक हम अच्छी परंपरा भी शुरू करेंगे, गरीबों को इससे फ़ायदा भी होगा, दिखावे से भी बचेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन मार्केट में भीड़ लगाना, बिना मास्क के बाहर चले जाना, मॉल्स में चले जाना, सिनेमा हॉल चले जाना, पार्टीज़ में चले जाना, नाचना गाना कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। घर में रहिए। घर में रहने के भी बहुत फ़ायदे हैं। पढ़िए, लिखिए, अच्छे संस्कार बच्चों को दीजिए, परिवार के साथ समय बिताइए। मिलन,
और डॉक्टर जायसवाल, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हम कल फिर आपके साथ होंगे, मिलन भी हमारे साथ होंगी, और कल ओमिक्रॉन पर हमारे देश में क्या स्थिति है, दुनिया में क्या स्थिति है, उस पर भी जानकारी देंगे। हमें फिलहाल आज्ञा दीजिए, लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन की डरिए बिल्कुल नहीं, लेकिन सावधान रहिए। ओमिक्रॉन है यह अदृश्य दुश्मन है, बेहद खतरनाक हो सकता है, जैसे सेकेंड वेव में डेल्टा हुआ था। और कोरोना भी हमारे देश से बिल्कुल गया नहीं है। 5000 से ज़्यादा केसेस अभी भी देश में आ रहे हैं। मतलब यही हुआ कि हमें कोरोना से डरना है, सावधान रहना है, लड़ना है, अपनों को, अपने बच्चों को बचाना है। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए।